हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट चैप्टर 1 घंटे के अंदर हम सीखने वाले हैं। अगर आप 1 घंटा इस वीडियो को ध्यान से आप देखते हैं तो चैप्टर 3 के हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में होंगे। चैप्टर 3 में हम करने क्या वाले हैं, उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक होती है, वैसे ही सेम पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें सारे नियम कायदे लिखे होते हैं कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस रेशियो में बांटेंगे। अगर कोई पर्सन कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसे चार्ज किया जाएगा, सैलरी कमीशन कितनी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूल बुक है पार्टनरशिप फर्म के लिए। लेकिन इस रूल बुक मींस पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस हो जाए, मतलब एक न्यू डीड हम लोग को बनानी पड़ जाए, एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ जाए, तो उसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है पार्टनरशिप में? तो सबसे पहला काम, सबसे पहला कारण, जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले। मतलब जितने पार्टनर्स पहले थे उतने ही पार्टनर बाद में भी हैं, लेकिन उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि मान के चलिए एक फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। लेकिन कुछ समय बाद विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2026 they decided to change their PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स आगे चल के उनका रेशियो 1:2:3 हो गया है। जब रेशियो चेंज होगा तो जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है उसमें भी चेंजेस होंगे, तो इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर का नाम रखा गया है, जब पार्टनर्स आपस में रेशियो चेंज करते हैं तो इसको नेम दिया गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब पार्टनर है तो वही, जो पहले थे 3 पार्टनर बाद में भी वही हैं, बस उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसमें आ गया है चेंजेस। पहले था, ओल्ड था 3:2:1 मीन्स 3/6, 2/6, 1/6। और अब मीन्स नया रेशियो इन्होंने डिसाइड किया 1/6, 2/6 एंड 3/6। रेशियो आपस में चेंज हो गया, तो ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो जब रेशियो चेंज होता है तो उस समय हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जब एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, एडमिशन होता है, तो उस समय भी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होते हैं। उस सिचुएशन को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय भी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आते हैं, उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड में रखा गया है। और साथ ही साथ जब 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मर्ज हो जाएं, अमलगमेशन बोला जाता है, तो उस समय भी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आता है, लेकिन वो हमारे क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है। आपके क्लास 12th के सिलेबस में 4 कंडीशन है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड होता है। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और चौथा डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक एक कंसेप्ट डिटेल में हम सीखने वाले सिर्फ 1 घंटे में। अगर आप 1 घंटा हमें देते हैं, इस वीडियो को देते हैं, तो आप ये जान के रखिए, ये मान लीजिए कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आने वाला है, पूरा कंप्लीट चैप्टर आप सीखने वाले हैं। तो हम क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर में वो मैं आपको पहले बताऊंगा।
तो हमें ये देखना है कि जब पार्टनर्स लोग आपस में रेशियो चेंज करने का डिसीजन लेते हैं तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उस समय अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है, उस समय किस टाइप की अकाउंटिंग की जाती है, क्या क्या अकाउंट बनाए जाते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वही सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एज अ थर्ड चैप्टर चेंज इन पीएसआर में है, सबसे पहला काम हमें यह पता करना होता है कि रेशियो चेंज होने से, ये पहले जो रेशियो था ए बी सी का, ये जो पुराना रेशियो था, उसके बाद जब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें रेशियो चेंज करना है, जब नया रेशियो ये बनाया गया, तो इन रेशियो के चेंजेस के कारण कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ये हमें पता करना है। सिर्फ इतना ही पता नहीं करना है कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस, साथ ही साथ हमको ये भी पता करना है जो गेन कर रहा है वो कितना गेन कर रहा है और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। जब आप ये पता लगा लेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, तो इसके बाद आप आगे के कंसेप्ट सीख पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। हालांकि आप वो चीज़ देख के भी पता लगा सकते हो। यहां पर आप देखो, जो पार्टनर ए है उसको पहले टोटल 6 में से 3 हिस्से मिलते थे, लेकिन आगे चल के कितने मिलेंगे, 6 में से एक हिस्सा इस तारीख के बाद से, 1 अप्रैल 2026 के बाद से इस पार्टनर ए को 6 में से कितने हिस्से मिलेंगे, एक ही हिस्सा मिलेगा। अब आप खुद सोचिए कि पहले मिलता था 3 हिस्सा 6 में से, अब मिलता है एक हिस्सा 6 में से, तो इसके हिस्से बढ़े या कम हुए, ये गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रही है, आप सोचो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। यहां पर अब आप देखोगे ना कि पहले इनका हिस्सा ज़्यादा था ए का और अब कम है, तो आपके दिमाग में अभी आ ही गया होगा, अरे यार ये तो एकदम आसान सा सवाल है, इसका हिस्सा कम हो रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब दूसरी तरफ आप जब देखोगे पार्टनर बी का पहले 2 हिस्सा था और आगे भी 2 ही हिस्सा रहेगा 6 में से, तो ये ना तो गेन कर रहा है ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है, इधर नो गेन नो सैक्रिफाइस वाला सिचुएशन है। तीसरा पार्टनर पहले उसका हिस्सा था 6 में से 1, अब उसका हिस्सा हो गया 6 में से 3। सोचो, फिर सोचो आप लोग कि क्या कर रही है पार्टनर सी। अब यहाँ पर पार्टनर सी कर रहा है गेन, इसका हिस्सा हो रहा है ज़्यादा पहले के मुताबिक। तो कितना ज़्यादा हो रहा है ये भी तो पता लगाना है ना भाई, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो ये बहुत आसान सा सवाल था जिसका डिनोमिनेटर इक्वल था, पहले भी 6 था और आगे चल के भी डिनोमिनेटर 6 है। तो यहाँ पर हम देख के पता लगा सकते हैं कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कितना कर रहा है। लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग हो जाए, जैसे यहाँ पर एक दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं, ए बी और सी 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो पहले 3:2:5 था, अब आगे चल के 2:2:1 हो रहा है। अब आप पता लगाओ कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना गेन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आप देख के पता नहीं लगा सकते, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आप पता लगाना चाहते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग मतलब हिस्सा कम होना, तो अगर आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग का मतलब है कम होना, हिस्सा कम हो जाना, मतलब पहले ज़्यादा था अब कम है, तो ज़्यादा वाले में से जब कम वाला हिस्सा माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब पहले ज़्यादा था, पुराना हिस्सा ज़्यादा था, नया हिस्सा कम है, पुराने में से नया माइनस करो तो पता चल जाएगा सैक्रिफाइस कितना हो रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 पार्टनर थे ए बी और सी, यहाँ पर तीनों का नाम आप लाइन से रखेंगे, ठीक है, लाइन से ए बी सी आप तीनों का नाम रखेंगे। साथ ही अब उनका पुराना रेशियो आपको रखना है। पुराना रेशियो ए का था 3, कितने में से 3 + 2 5 + 5 10, 10 में से 3 था। बी का कितना था तो 10 में से 2 था, और सी का कितना था तो 10 में से 5 था। माइनस करोगे नया रेशियो इनका,
इनका नया रेशियो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। देखो नया रेशियो कितना होगा, आपको 1 मिनट 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप देखिए नया रेशियो कितना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख चुके होंगे नया रेशियो। 2 + 2 + 1 5, तो ए का था 2 हिस्सा 5 में से, बी का भी था 2 हिस्सा 5 में से, और सी का था 1 हिस्सा 5 में से। अब यहाँ पर जब आप माइनस करोगे, एलसीएम आप लोगे 10 और 5 का एलसीएम आप 10 लेना पड़ेगा आपको। ये तो ऑलरेडी 10 है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको भी 10 बनाना पड़ेगा ना। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ माइनस की साइन है, 2 × 2 4 होता है। अब यहाँ पर 3 में से 4 माइनस होता है क्या, होता है, लेकिन ऑपोजिट नेगेटिव आंसर आता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, -1/10। अब इसकी कहानी आप जस्ट 10 सेकंड रुकिए, ये आगे हम कैलकुलेशन कर लें। दूसरा पार्टनर जो है इसका भी आप एलसीएम लीजिए, 10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ रहा है हमारा 2 और यहाँ आ रहा है 4। 2 में से 4 गया तो कितना आएगा, -2/10। बाप रे, तो और माइनस चला गया। अब तीसरे पार्टनर की कहानी देखते हैं, इसका भी हमने एलसीएम ले लिया 10, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 5 में से 2 गया तो ये आ रहा है 3/10, ये आ रहा है प्लस में। अब आप कहानी समझिए, जब हम लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला और आंसर आता है पॉजिटिव प्लस में, इसका मतलब ये पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3/10। लेकिन जो माइनस में आ रहा है, आपने फॉर्मूला लगाया कि पुराने में से नया माइनस करूंगा तो सैक्रिफाइसिंग पता चलेगा, लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो अगर माइनस में आ रहा है तो आपको यह समझना है कि ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ये दोनों पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है और तीसरा पार्टनर जो है उसका हिस्सा कम हो रहा है। आप एक चीज गौर करिए, जितना हिस्सा इन दोनों का बढ़ रहा है, ए और बी का, क्या उतना ही हिस्सा तीसरे पार्टनर का कम हो रहा है? आप एक बार देखिए, 1/10 + 2/10 टोटल 3/10, इन दोनों का हिस्सा बढ़ रहा है, उतना ही सेम 3/10 तीसरे पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है। और यही कहानी है थर्ड चैप्टर चेंज इन पीएसआर की, क्योंकि यहां पर जितने पार्टनर पहले थे आगे भी उतने ही पार्टनर हैं, बस किसी का हिस्सा बढ़ रहा है तो किसी का हिस्सा कम हो रहा है। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो अभी हमने तो क्या किया, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं गेनिंग का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूले में बोला गया है कि नया रेशियो जो होता है उसमें से माइनस करते हैं पुराना रेशियो, तो पता चलता है कौन कितना गेन कर रहा है। अब ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, आप क्लास 12th में फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, फॉर्मूला सीखोगे नहीं, आप फॉर्मूला बना कैसा है ये समझोगे। ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया आपको ये समझना है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि नया में से पुराना माइनस करना है, तब जाके पता चलेगा गेनिंग। गेनिंग मतलब अब हिस्सा बढ़ गया, बढ़ गया मतलब पहले कम था अब ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से ही तो कम वाले को माइनस करते हैं। नया रेशियो ज़्यादा है, उसमें से पुराना वाला आप माइनस करोगे तो पता चलेगा गेनिंग। तो आप जब ऐसे ही तीनों पार्टनर ए बी सी का न्यू माइनस ओल्ड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 2 लोगों का प्लस में आ रहा है, एक जन का माइनस में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप गेनिंग का फॉर्मूला लगाओगे उस समय अगर आंसर प्लस में आ रहा है मतलब सच में ये लोग गेन कर रहे हैं, और अगर आंसर माइनस में आता है मतलब ऑपोजिट। गेनिंग का ऑपोजिट क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग। तो तीसरा पार्टनर क्या करे, सैक्रिफाइस। सेम कंडीशन यहाँ पर, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था, माइनस में आ रहा है मतलब गेन, प्लस में आ रहा है मतलब सैक्रिफाइस। बात सेम है, कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ एग्जाम में और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा यही था, थर्ड चैप्टर चेंज इन पीएसआर में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टीएस ग्रेवाल में 4 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जिसमें भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए या आपको कोई डाउट है या डिटेल में आप कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो छोटी सी वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर वही क्वेश्चन समझाएंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक में। बात आती है कि हमने ये क्यों पता किया कि कौन गेन और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। आप खुद देखिए
कि यहाँ पर दो पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है और एक पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है। मतलब पहले जो प्रॉफिट मान के चलिए 1 लाख रुपए होता था, तो यहाँ पर 30,000 रखता था ए, 20,000 रखता था बी और 50,000 रखता था सी। इसी 1 लाख को 3:2:5 में अगर हम बांटेंगे तो ए कितना रखता था 30,000 रुपए, बी कितना रखता था 20,000 रुपए पुराने रेशो के हिसाब से, और सी 50,000 रुपए। मान के चलिए अगले साल रेशो चेंज होने के बाद भी सेम प्रॉफिट रहा, 1 लाख रुपए ही प्रॉफिट हुआ है। तो अब कौन कितना रखेगा? तो ए रखेगा 40,000, बी भी रखेगा 40,000 और सी रखेगा 20,000। मतलब आप खुद देखिए, रेशियो बढ़ने के कारण 30 की जगह 40 मिल रहा है, 20 की जगह 40 मिल रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस होने के कारण 50 की जगह 20 मिल रहा है। तो भैया कोई भी पार्टनर, आप क्या सोचते हो, कोई भी पार्टनर ऐसे फ्री फोकट में मान जाएगा क्या कि भाई आगे से मेरे को भले प्रॉफिट कम मिले मुझे चल जाएगा, मेरा हिस्सा सेक्रीफाइस होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं? ऐसा कोई पार्टनर मानेगा क्या? आप मानोगे क्या? कोई नहीं मानेगा। तो इसीलिए जिस पार्टनर का हिस्सा कम होता है, जो सेक्रीफाइस करता है, उस पार्टनर को कुछ अमाउंट दिया जाता है, उस पार्टनर को कुछ अमाउंट दिया जाता है। और वो अमाउंट कौन देता है? जो गेन कर रहा है। बदले में हिस्सा गेन हो रहा है, हिस्सा बढ़ रहा है, आगे चल के प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलना ही है। प्रॉफिट क्यों होता है? फर्म की अच्छी गुडविल के कारण, और गुडविल के कारण प्रॉफिट अच्छा होगा, आगे चल के ए और बी को प्रॉफिट ज़्यादा भी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पुराने रेशियो के। तो भाई क्यों ज़्यादा मिल रहा है? क्योंकि बेचारे सी का हिस्सा कम हो रहा है, सी को आगे चल के प्रॉफिट कम मिलेगा। तो सी ये बात क्यों मानेगा कि भाई आगे चल के कम मिलेगा तो भी चलेगा? तो यहाँ पर जो पार्टनर गेन करते हैं ना, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट कंपनशिएट करते हैं। और वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो गुडविल के बेसिस पे। आगे चल के ए और बी को प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है। प्रॉफिट होता क्यों है? गुडविल के कारण। फर्म की अच्छी गुडविल है, अच्छा प्रॉफिट होता है। गुडविल नहीं है, लॉस होता है। तो भाई प्रॉफिट जो हो रहा है गुडविल के कारण हो रहा है, इसीलिए जो जितना गेन करेगा उतना गुडविल का हिस्सा कंपनशिएट किया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अगला टॉपिक यही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एक अमाउंट कंपनशिएट करता है। मतलब यहाँ पर आप समझोगे, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आने में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेस आता है तो उस समय गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट इलाज थोड़ी करवाना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होगा ये देखना है। तो यहां पर मैंने आपको कहानी समझा दी कि जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनशिएट करता है, यही तो ट्रीटमेंट है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी तो ये भी समझ लेते हैं। जो पार्टनर गेन करता है ना, वो अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट कंपनशिएट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ये पार्टनर खुद नहीं करता है, ये जो पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंटेंट होगा ना, जो फर्म की अकाउंटिंग देखता होगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग देखता होगा, वो ये चीज करता है। तो मान के चलो मैं इस फर्म का अकाउंटेंट हूं जहां पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो अब मुझे पता है कि ए और बी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ये दोनों गेन कर रहे हैं तो ये सी को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट कंपनशिएट करेंगे। तो इन दोनों को बुलाने की जरूरत नहीं है, ना सी को बुलाने की जरूरत है। मैं चुपचाप क्या करूंगा, तीनों का कैपिटल जो है वो तो मैं ही मेंटेन करता हूं। मैं पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट हूं तो अकाउंटिंग तो मैं ही करता हूं। तो मैं इन तीनों को क्यों बुलाऊं? चुपचाप से इस ए का कैपिटल कम कर दूंगा, बी का कैपिटल भी कम कर दूंगा, और सी का कैपिटल आप लोग जानते हो, उसको पैसा मिलना है, उसका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तीसरे पार्टनर का कैपिटल हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अच्छा, अब यहां पर आपको नियम, रूल अकाउंटिंग का, मॉडर्न अप्रोच क्लास 11 का, अपने आप को जज करिए, अपने आप को चेक करिए 11th में आपने कितनी अकाउंटिंग सीखी है। मॉडर्न अप्रोच का रूल बताइए, कैपिटल जब कम होता है तो क्या करते हैं?
मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जब कैपिटल कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो लो ना भाई, हो गया ये टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब जो गेन करता है उसको डेबिट करना होता है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करना होता है। यही है भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या बताएगा, पुराना और नया रेशियो बताएगा। उससे ज़्यादा क्या बोलेगा, पुराना नया रेशियो बताएगा। आप लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट का पता लगाओगे, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करोगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करोगे। अब सवाल आता है, जर्नल एंट्री तो आप कर लोगे, जो गेन कर रहा है, जो गेन कर रहा है, ठीक है, जो गेन कर रहा है उसको तो आप डेबिट कर लोगे। ए का कैपिटल, ए गेन कर रहा है तो ए का कैपिटल आप डेबिट कर लोगे। बी गेन कर रहा है तो बी का कैपिटल बी आप क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे। लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका भी कैपिटल आप क्रेडिट कर लोगे, सी का कैपिटल भी आप क्रेडिट कर लोगे। डेबिट क्रेडिट आपको पता चल गया। सवाल आता है कितना, कितना डेबिट कितना क्रेडिट, ये अब सवाल आता है। कितना अमाउंट ए और बी के में डेबिट करोगे और कितना सी के में क्रेडिट करोगे। तो भैया मैंने पहले ही बताया कि कंपनशिएट किया जाता है गुडविल के बेसिस पे। तो आप लोगों को ना फर्म की गुडविल भी दी जाएगी, क्वेश्चन में फर्म की गुडविल भी आपको मिलेगी, ठीक है। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है, कोई डाउट। तो मान के चलो फर्म की जो गुडविल है ना, फर्म की जो गुडविल है, मान के चलते हैं दी हुई है 10 लाख रुपए, फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए। तो क्या यहां पर सी को पूरा 10 लाख मिलेगा? नहीं भैया, पूरा सैक्रिफाइस तोड़ना, क्या पूरी उसकी फर्म थोड़ी ना थी, पूरा उसका बिजनेस थोड़ी ना था कि उसको 10 लाख दे दें। जितना हिस्सा इसका सैक्रिफाइस हो रहा है उतना हिस्सा जो है ना इसको मिलेगा, और जितना हिस्सा ये लोग गेन कर रहे हैं उतना ही तो हिस्सा देंगे। और आपको पता है दोनों मिलके जितना गेन कर रहे उतना ही अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। आप लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लो, 1/10 2/10 दोनों गेन कर रहे हैं, उतना ही 3/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पर जो गेन कर रहा है ये 10 लाख में से 1/10 करो, यहां पर कितना गेन कर रहा है 10 लाख में से ये 2/10 कर लो, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। ए 1 लाख रुपए कंपनसेट करेगा सी को, बी 2 लाख रुपए कंपनसेट करेगा सी को। टोटल इसको कितना मिलेगा, तो 10 लाख फर्म की गुडविल है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है 3/10 मतलब 3 लाख रुपए, वही अमाउंट जो ए और बी लेके आएंगे। कोई डाउट? यही था अगला टॉपिक। क्वेश्चन सॉल्व करना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है याद कर लेना, कमेंट में लिख देना, वो क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा था अगला टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें मैं कंक्लूजन आपको निकाल के देता हूँ। गेनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसर को क्रेडिट करना है। बहुत सारे हमारे भाई बहन लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब उनसे पूछता हूँ क्यों करते हैं तो उनको नहीं पता होता है। कंसेप्ट भाई सामने है, थोड़ा सीख लो ताकि आप भी किसी को सिखा सको। आपका जब छोटा भाई बहन आपसे पूछे तो आप उसको ये ना बोलो यार तो मैं तो याद किया था, मैं तो रट्टा मारा था, आप ये ना बोलो। उस समय आपको भी शर्म आएगी कि यार मैं अकाउंट्स को रटता था, याद करता था। मत करो याद, समझो, काम की चीज़ें हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं आपको काम आएगी, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था। अब भाई आप ये सोचो अगला टॉपिक क्या आने वाला है। मैं पहले टॉपिक का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले आपको जरूरत बता रहा हूँ, अगला काम क्या करना है, अगले काम क्या होना चाहिए, वो आपको मैं पहले वो चीज़ बता रहा हूँ, फिर टॉपिक निकल के आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर फिर से हम एग्जाम्पल में जाते हैं वापस। ABC 3 पार्टनर थे, पुराना रेशो 3:2:1 था, नया रेशो 1:2:3 है, और ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, पहले से ही हैं। रेशियो कब से चेंज हो रहा है, 1 अप्रैल 2026 से। तो क्या ये फर्म नई स्टार्ट हुई है, न्यू स्टार्ट किए हैं क्या फर्म? खुद ही आप सोचो, क्या ये नया फर्म है? ये पहले नहीं था? बिल्कुल था, पहले ये पार्टनरशिप फर्म थी, एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। अब इनका रेशियो चेंज हो रहा है, उनके बीच में रेशियो सिर्फ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जब रेशियो चेंज हो रहा है, उसके पहले ये फर्म थी, इसका मतलब अकाउंट्स मेंटेन किया जाता होगा पहले भी,
ठीक है, ये 1 अप्रैल 26 को अगर रेशियो चेंज कर रहे हैं तो क्या इसके एक दिन पहले रात को 12 बजे के पहले कौन सी तारीख थी, 31 मार्च 26, तो क्या उस डेट को इनकी बैलेंस शीट दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? आप खुद दिमाग लगाओ। और उस बैलेंस शीट में क्या क्या दिख रहा होगा आप ये भी सोचो। एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, ये सब चीजें होंगी कि नहीं होंगी? तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड जो होती है बैलेंस शीट की, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड, राइट साइड एसेट साइड, उस एसेट और लायबिलिटी में कुछ पुराने लॉसेस, कुछ पुराना प्रॉफिट, कुछ पुराना रिजर्व भी होता है। तो उन पुराने प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व का ये लोग क्या करेंगे जब रेशियो चेंज कर रहे हैं? इनके दिमाग में वो सवाल आता है। क्या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है ये सवाल? इन लोग के दिमाग में आने के पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कोई पढ़ाया नहीं है, आप पढ़ रहे हो। सोचो आप खुद, यहाँ पर इनका पहले रेशियो कुछ और था, अब कुछ और रेशियो होने जा रहा है। इनके पास पहले से कुछ प्रॉफिट था, ठीक है। एग्जाम्पल बताना पड़ता है आपको हर एक चीज़ के लिए, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो ए, बी और सी 3 पार्टनर थे पहले, आज भी यही 3 है। इनका रेशियो था 2:1 और ये लोग 1 अप्रैल 2015 को फॉर्म ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग में कुछ नुकसान में जा रहे होंगे, फिर धीरे धीरे पैसा कमाने लगे होंगे, निकाल के घर लेके जा रहे होंगे। धीरे से इनके दिमाग में आया होगा कि भाई बहुत सारे नॉर्म्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं अगर बिजनेस फॉर्म चला रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ पैसे रिजर्व में साइड करने लगे कि कभी वर्कर को चोट ना लग जाए, कभी इन्वेस्टमेंट में नुकसान ना हो जाए, कभी बिजनेस की ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो ऐसे करके अलग अलग नाम से लोग रिजर्व बनाते थे। तो जब ये लोग रिजर्व बनाते थे ना तो इनको थोड़ा दुख होता था। क्यों दुख होता था? क्योंकि अगर रिजर्व नहीं बनाते तो वो प्रॉफिट भी ये लोग अपने पास रखते, और वो प्रॉफिट जब अपने पास रखते तो कौन से रेशियो में रखते? 2:1 में रखते। लेकिन अब ये लोग वो प्रॉफिट नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि इनको साइड करके रखना पड़ रहा है किसी और नाम से, जैसे कि जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं बांट पा रहे ना। तो इनको थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ना कि भाई 2:1 में हम लोग चाहते तो बांट सकते थे। मान लो अगर 1 लाख रुपए भी ये लोग साइड करके रख रहे हैं, 1 लाख रुपए भी कुछ भी नाम, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या पुराना प्रॉफिट, ये लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड मान के किसी भी नाम से 1 लाख अगर साइड कर रहे हैं तो उस 1 लाख में इसका एक का कितना कंट्रीब्यूशन आप खुद सोचो। 40,000 रुपये उठाता। अगर ये 1 लाख साइड करके नहीं रखते ना तो ए कितना उठाता? 40,000 रुपये उठाता। बी कितना उठाता? 40,000 उठाता। सी कितना उठाता? 20,000 उठाता। मतलब एक तरीके से पुराने 1 लाख में ए का 40,000 पड़ा हुआ है, बी का 40,000 पड़ा हुआ है और सी का 20,000 पड़ा हुआ है। लेकिन अचानक से ये 1 लाख तो साइड पड़ा हुआ है, अचानक से 1 अप्रैल 2026 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब भाई हम लोग को ना रेशियो चेंज करना है। सी बोलता है मेरे को मज़ा नहीं आ रहा तुम लोग के साथ गेम खेलने में, तुम लोग के साथ काम करने में, मेरे को अब दूसरा रेशियो चाहिए। भैया मेरे को भी बड़ा काम करना है, मेरे को भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैं एक हिस्सा नहीं रखूँगा, आप दोनों 2-2 हिस्सा रख रहे हो। यहाँ तो काम करना है तो तीनों इक्वली रखेंगे, तीनों इक्वली पैसा बांटेंगे। मैं इधर कम रख के अब मैं भी तुम्हारे जितना दिमागदार हो गया हूँ। तो इन्होंने सोचा यार अब ठीक है, अपने ही भाई है, अपने साथ इतने 10 साल करीबन काम किया है, 15 में फर्म चालू हुई है, आज 1 अप्रैल 26 को बेचारा बोल रहा है कि भाई अब प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। तो अब तो बड़ा हो गया भाई, अब 10 साल काम किया है तो नया रेशो हम लोग रख लेते हैं इक्वल, 1:1 रख लेते हैं। ऐसा इन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। अब आप खुद सोचो भैया, जब साइड किया हुआ था 1 लाख रुपए, इस 1 लाख में इसका कंट्रीब्यूशन है 40,000, बी का कंट्रीब्यूशन है 40,000, सी का कंट्रीब्यूशन है 20,000। और आज अगर रेशियो चेंज होते समय इस 1 लाख की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा? आगे चल के जब इस 1 लाख पे ध्यान जाएगा तो 33,333 रुपये इसको मिलेगा, 33,333 रुपये बी को मिलेगा, 33,333 रुपये सी को मिलेगा। लेकिन सी का पैसा लगा कितना था? सिर्फ 20,000। मिल ज़्यादा रहा है तो भैया यहाँ भी इसकी 5 उंगलियाँ घी में चले गई, मतलब यहाँ भी इसका फ़ायदा हो गया। तो ऐसा फ़ायदा नहीं होना है। जिसका पैसा जितना साइड किया वो पड़ा हुआ है उसको मिल जाना चाहिए।
मतलब कहानी टॉपिक आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रेशियो चेंज होते समय पुराना जितना भी रिजर्व प्रॉफिट है उसको पुराने रेशियो में बांट के ख़त्म करना है। ये है टॉपिक, यही चीज़ हमको सीखनी थी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमें रेशियो चेंज होते समय रिजर्व्स के, प्रॉफिट के, लॉसेस के क्या ट्रीटमेंट करने हैं, तो यही है पुराना जितना भी प्रॉफिट हो, पुराना जितना भी रिजर्व हो, पुराना जितना भी लॉस हो, सबको पुराने रेशियो में बांटना है जब रेशियो चेंज होगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अब डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम, भैया मैं कोई टॉपिक याद नहीं रखा हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन कुछ बुक मेरे पास नहीं है, मैं सारी चीज़ें अपने से एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। 1 घंटा सवा घंटा अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर आप मान के चलो हम लोग एक बैलेंस शीट बना लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, जिसमें एक रहेगी लायबिलिटी साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और दूसरा रहेगा एसेट साइड। ठीक है, ये 2 साइड हैं। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम बांटने वाली चीज़ें क्या क्या हो सकती है, रेशियो चेंज करते समय हमारे पास कौन कौन सा रिजर्व हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा लॉस हो सकता है जिसको हमें बांटना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, वो आपको बता रहा हूँ, एक बार में बता रहा हूँ। आप बुक में ढूंढते रह जाओगे लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो लायबिलिटी साइड में आपको कॉन्टिजेंसी रिजर्व के नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से, या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, इस नाम से कुछ अमाउंट साइड किया हुआ दिखेगा। ठीक है, और जब रेशियो चेंज होगा, कहानी ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पुराना रेशियो था 2:2:1, नया रेशियो है 1:1:3। अब हमको क्या करना है, तो जितना भी कॉन्टिजेंसी, जनरल, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट और P&L क्रेडिट बैलेंस क्यों ना हो, आपको क्या करना है, रेशियो चेंज होते समय इन सब को पुराने रेशियो में बांट के ख़त्म करना है। ये कहानी है, MCQ में भी पूछा जा सकता है। अब अगर किसी भाई को, बहन को अगर एंट्री नहीं आती है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो वो भी आपको बता देता हूँ, वो भी आपको सिखा देता हूँ। ये जो लायबिलिटी लिखा है ना, ऐसे ही इसका शौक नहीं है, इसका ना लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। जितनी भी चीज़ें इधर लायबिलिटी साइड में, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। भैया इतना तो पता होगा, क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ें जब बांटेंगे तो डेबिट हो जाएंगी, ख़त्म करने के लिए हम ऑपोजिट करेंगे, डेबिट करेंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये जब डेबिट होगा तो इनका पैसा ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, इन तीनों को मिल रहा है, ABC को, तीनों पार्टनर को मिल रहा है। कौन से रेशियो मिल रहा है, पुराने रेशियो मिल रहा है। फिर दिमाग लगाओ, दिमाग को जोड़ दो, जब कैपिटल, ये सारा रिजर्व पार्टनर को बांटा जा रहा है, इन पार्टनर्स को मिल रहा है, तो उनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। उन तीनों पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, भले पुराने रेशियो में बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। जब कैपिटल बढ़ता है, फिर मॉडर्न अप्रोच थोड़ी देर पहले ही सीखे थे थोड़ी देर पहले ही सीखे थे, जब कैपिटल बढ़ता है तब क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें डेबिट, और 2 पार्टनर्स, चाहे A हो, B हो, C हो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मतलब एंट्री क्या होगी, अलग अलग अगर करोगे तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो था अकाउंट डेबिट, 2A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। कौन सा रेशियो, पुराना रेशियो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता मैं। अब आते हैं एसेट साइड, अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में आपको 3 चीज़ें दिखेंगी, एक पुरानी गुडविल, परचेज्ड गुडविल है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, आगे भी बढ़ना है। 1 घंटे का प्रॉमिस किया हूँ आपको, 1 सवा 1 घंटे में चैप्टर ख़त्म करना है। ये तीनों को आपको मानना है लॉस, ये तीनों को आपको मानना है लॉस, और ये इनका बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है, एसेट साइड में लिखा हुआ है। इनको भी सेम, जब रेशियो चेंज होगा पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में एडजस्ट करना है।
अब इनका अगर डेबिट बैलेंस है तो आप एडजस्ट करते समय, हटाते समय आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। मतलब टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस। और ये किन से लिया जाएगा, ए बी सी तीनों पार्टनर से लिया जाएगा। तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट। कौन सा रेशियो, पुराना रेशियो। ठीक, कोई दिक्कत होगी मेरे को पता है, लेकिन आपको एक बार फिर से देखना है ये वीडियो, आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बुक के इलस्ट्रेशन देखने हैं तभी आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक मेन चीज़ बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर पार्टनर लोगों का ये रिजर्व का लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैंने आपको बता दिया, बांट के नक्की करना है। लेकिन अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर पार्टनर डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया है टू कंटिन्यू विद दिस रिजर्व, इनको ये रिजर्व ऐसे ही दिखना चाहिए, बांटना नहीं है, तो उस समय क्या करें। अब ये मत बोल देना कुछ नहीं करेंगे जब नहीं बांटना है, तो करना है। इनको क्या करना है, ये जो पुराने प्रॉफिट और जो रिजर्व हैं इनको बांटना नहीं है, लेकिन इनकी एडजस्टमेंट एंट्री करना है। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, आपको फिर से पुराना और नया रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जैसे आपने गुडविल में निकाला, पहले टॉपिक में निकाला। फिर जो भी गेन कर रहा होगा उसको आप डेबिट करना और सैक्रिफाइजर पार्टनर को आप क्रेडिट करना, इन रिजर्व्स वाली चीज़ों के लिए, इन प्रॉफिट वाली चीज़ों के लिए। क्यों, क्योंकि भैया हिस्सा बढ़ रहा है, गेन हो रहा है, आज नहीं बांट रहे हैं लेकिन आगे चल के बांटेंगे तो गेनिंग पार्टनर को ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, तो आज ही उससे खींच के ले लो पैसा, उसका कैपिटल क्या कर लो, आज ही डेबिट कर लो, कम कर लो। आगे चल के जिसका हिस्सा कम हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आगे चल के उसको ये रिजर्व वाली चीज़ें कम मिलेंगी, तो आज ही उसको पैसा दे दो, उसका आज ही कैपिटल बढ़ा दो, सैक्रिफाइजर को आज ही क्रेडिट कर दो। लेकिन इस साइड वाली चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, अगर फर्म इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहती है रेशियो चेंज होने के बाद भी, तो आप क्या करोगे, उल्टी एंट्री सैक्रिफाइजर टू गेनर करोगे। यहां पर क्या करोगे, सैक्रिफाइजर को डेबिट, गेनर को क्रेडिट। क्यों करोगे वो भी समझ लो भैया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बताने के लिए बता सकता हूं, लेकिन आपको बस ध्यान से सुनना है। आप ये मत सोचना कि वीडियो बड़ी होते जा रही है, इतना देर हम थोड़ा ना देखेंगे, भैया देखना पड़ेगा, डिटेल में बता रहा हूं। तो ये जो लॉस है, जो गेन कर रहा है, जिसका हिस्सा बढ़ रहा है, आज इनको हम लॉस को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। अब कोई पार्टनर गेन करे तो आगे चल के उसको ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा कि नहीं, या जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है जिसका हिस्सा कम हो रहा है तो उसको आगे चल के कम लॉस बियर करना होगा, तो वो तो खुश हो गया। तो यहां सैक्रिफाइजर से आज ही पैसा ले लेते हैं और किसको देते हैं, गेनर को, जो कि आगे चल के ज़्यादा लॉस बियर करने वाला है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइजर टू गेनर। ये हमारा अगला टॉपिक था, बहुत काम का टॉपिक था, इसको अच्छे से आपको देखना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है मेरे को याद करना। अब अगले टॉपिक में आते हैं, वही सेम मेरी आदत है, मैं टॉपिक पहले नहीं बताता हूँ, पहले मैं देखता हूँ ज़रूरत क्या है, अगली क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब देखो ज़रूरत देखते हैं, फिर से आएंगे हम पहली स्लाइड में, फिर से हम आएंगे पहली स्लाइड में। ये देखो तीन पार्टनर थे ए बी और सी, ठीक है, उनका पुराना रेशियो था 3:2:1, नया रेशियो है 1:2:3। रेशियो चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 2026 को। रेशियो चेंज होने के पहले एक दिन पहले क्या तारीख होगी, 31 मार्च 26। इस 31 मार्च 26 को बैलेंस शीट भी होगी इनके पास, क्योंकि फर्म तो पुरानी है, बहुत समय से चलते हुए आ रही है, बैलेंस शीट पहले भी होगी। उस बैलेंस शीट में दो चीज़ें आपको दिखेंगी, लायबिलिटी और एसेट, ठीक है। अब इस एसेट और लायबिलिटी में कभी कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी नुकसान हो जाता है। फ़ायदा कब होता है, जब एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाए, ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाए तो फ़ायदा होता है। और फ़ायदा कब होता है, जब कोई लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक का लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, हम लोग को आगे चल के चुकाने की ज़रूरत ना हो, हमसे आगे चल के पैसा ना मांगे, तो लायबिलिटी कम हो गई, तो ये भी फ़ायदा है। तो जब फ़ायदा हो रहा है तो ये फ़ायदा भी तो पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर्स को ही बांटना है, ये फ़ायदा पुराने एसेट और पुराने लायबिलिटी के कारण हो रहा है, तो आगे चल के नया रेशियो में क्यों बांटें। तो इनको भी क्या करना है, रेशियो चेंज होने के समय हम लोग को लायबिलिटीज़ और एसेट्स में देखना होता है कि कितना फ़ायदा नुकसान हो रहा है।
फायदा कब होगा? जब एसेट बढ़ जाएगा या लायबिलिटी कम हो जाएगी। खुद सोचो, फायदा प्रॉपर्टी थी बढ़ गई वैल्यू, कर्जा था कम हो गया, तो फायदा होगा ना। नुकसान एसेट की वैल्यू कम हो गई, डेप्रीशिएट हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। और कैसे होगा नुकसान? कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ जा रहा है, लायबिलिटी बढ़ जा रही है, एसेट कम हो जा रहा है, तो नुकसान हो रहा है। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रहा है, तो फायदा हो रहा है। याद आ रहा है कुछ? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। याद आ रहा होगा? धीरे धीरे आ रहा होगा, अभी समय लगेगा। 11th का कंसेप्ट है, 1 साल हो गया। तो 11th क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैं बात कर रहा हूँ नॉमिनल की, नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग एक आगे अकाउंट बनाने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले ना भाई, यहाँ पर आगे एक अकाउंट बनाने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम लोग एक अकाउंट बनाने वाले हैं जिसके 2 साइड रहने वाले हैं, जिसके 2 साइड रहने वाले हैं। ठीक है, एक अकाउंट बनाएंगे जिसके 2 साइड होंगे, एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड में हम एक्सपेंस एंड लॉसेस दिखाएंगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम एंड प्रॉफिट दिखाएंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और ये अकाउंट में हम लोग जो भी नुकसान होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, जो भी फायदा होगा उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। नुकसान कैसे होगा, लॉस कैसे होगा? या तो एसेट कम हो जाए या तो लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए। फ़ायदा कैसे होगा? या तो एसेट ज़्यादा हो जाए या लायबिलिटी कम हो जाए। और एसेट और लायबिलिटी कम ज़्यादा जो हो रहे हैं, हमको कैसे पता चल रहा है कि एसेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? जब हम लोग इनकी फिर से वैल्यूएशन कर रहे हैं, और फिर से वैल्यूएशन करने को बोला गया है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। और इस अकाउंट का भी नाम रखा गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया कंसेप्ट? यही कंसेप्ट है, एसेट और लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन करना है, इसीलिए नाम रखा गया रीवैल्यूएशन। डेबिट साइड में जब भी एसेट कम होगा या लायबिलिटी बढ़ेगी तो दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में जब भी एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगी तो दिखाएंगे। ये कंसेप्ट इसमें बताया गया है। एक बार नोट कर लो, देख लो जो काम की चीजें लग रही हैं। ठीक है, नोट कर लिए। अब आप लोग देखो, मैं खुद से आप लोगों को कुछ कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, आप बताना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डेप्रीशिएटेड बाय 10,000। 10,000 से डेप्रीशिएट हो गई, मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। जब एसेट कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डेबिट साइड दिखाओगे। खुद सोचो यार, अब ये सब रूल नहीं देखोगे ना तो भी दिमाग में सेट हो गया होगा। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है, डेप्रीशिएट होना मतलब वैल्यू कम हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कहाँ दिखाता है? डेबिट साइड। लिखोगे टू मशीन अकाउंट, कितना लिखोगे? जितना नुकसान हो रहा है 10,000। ठीक है, जितना नुकसान हो रहा है। ऐसा मत करना कि हम लोग जितना आज वैल्यू है वो लिख दिए। जैसे एक एग्जांपल, अगला, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 3 लाख। पहले कितना था? 3.5 लाख था, अब कितना बोल रहा है? 3 लाख हो गया है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 3 लाख, अर्लियर इट वॉज 3,50,000। अब 3 लाख हो गया है, पहले 3.5 लाख था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ है, कितना नुकसान हुआ? 50,000 रुपए। कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड। टू स्टॉक कितना? 50,000 रुपए। बोलेगा द वैल्यू ऑफ लैंड इज एप्रीशिएटेड बाय 1 लाख। जमीन की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई, फायदा हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? बाय लैंड रुपीस 1 लाख रुपए। ऐसे ही बोलेगा द क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंस शुड बी रिटर्न बैक रुपीस 10,000। अब क्रेडिटर को पे करने की जरूरत नहीं है, फायदा हो रहा है, तो आ जाएगा क्रेडिट साइड
लायबिलिटी कम हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, क्रेडिट साइड आएगा। ऐसी बहुत सारे एडजस्टमेंट है भाई, मैं 20 एडजस्टमेंट 25 एडजस्टमेंट एक साथ इस वीडियो में नहीं करा सकता हूँ, कंसेप्ट सिखा सकता हूँ। एक सेपरेट वीडियो अगर आप लोगों का मतलब आप लोगों का मन होगा, आप लोगों की इच्छा होगी कि मैं एक वीडियो सेपरेट रीवैल्यूएशन के बनाऊं जिसमें सिर्फ उसके सारे ट्रांजैक्शन करा दूं, जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठे तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड 1% भी चांस ना हो, हमको कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज छोटी वीडियो छोटे कंसेप्ट के साथ अपने को कवर करना है। तो ऐसे ही जो भी नुकसान होता है तो डेबिट साइड, जब भी फ़ायदा होता है तो क्रेडिट साइड हम लोग दिखाते हैं। जो भी फ़ायदा नुकसान होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट कितना फ़ायदा है कितना नुकसान हुआ। तो आप देखोगे डेबिट साइड, नुकसान वाली साइड जो है टोटल 50 + 10 60 है, क्रेडिट साइड 1,10,000 है। तो जो बड़ा अमाउंट रहता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, 1,10,000 दोनों तरफ लिखेंगे। उसके बाद डेबिट साइड में कुछ बैलेंस कम पड़ रहा है, ये 60,000 है, इधर 1,10,000, तो 50,000 रुपये डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा होने के कारण डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड फ़ायदे वाली साइड ज़्यादा होने के कारण डेबिट साइड में दिक्कत आ रहा है। मतलब फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान कम, तो ये फ़ायदा शो करेगा। ये क्या शो करेगा? फ़ायदा। जब भी एसेट और लायबिलिटीज़ में कुछ फ़ायदा हो उसको हम लोग बोलते हैं गेन, उसको हम क्या बोलते हैं? गेन ऑन कौन सा अकाउंट बनाते समय, क्या करते समय? रीवैल्यूएशन। फिर से वैल्यूएशन करते समय पता चला कि हमें गेन हो रहा है। ये गेन भी किनको बांटते हैं, किनको बांटेंगे भाई? अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो सोचो अपने आप में आंसर दो, मैं समझूंगा तुम लोग ने आंसर दे दिया है। यहाँ पर ये पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, हाँ पार्टनर तो वही पुराने ही रहेंगे, ABC पहले भी थे अभी भी एग्जिस्टिंग वही है, लेकिन पुराने रेशियो में बांटना भूलना मत। ABC को पुराने रेशियो में बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में इसको बांट दोगे, ओल्ड रेशियो जो भी होगा उसमें बांट दोगे तीनों को, ठीक है। अब हम लोग ना इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखें, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, गुडविल का ट्रीटमेंट किया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किया, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब इसमें आपने देखा होगा हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ पार्टनर डेबिट क्रेडिट हो ही रहा है। यहाँ पर एक तरीके से आप पार्टनर्स को प्रॉफिट गेन ऑन रीवैल्यूएशन बांटोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। इसके पहले जो हमने टॉपिक देखा था, ये सब रिजर्व जब आप पार्टनर्स को बांटोगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। ये सब आप जब लॉस वाली चीज़ें उनसे लोगे तो उनका कैपिटल कम होगा। और यहाँ पर हमने एक गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा, गुडविल की एंट्री की। कुछ पार्टनर का कैपिटल कम कर रहे थे, मतलब जो गेन कर रहे थे उनका कैपिटल कम, जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसका कैपिटल ज़्यादा कर रहे थे। मतलब हर एक जगह हर एक एडजस्टमेंट में पार्टनर का कैपिटल कम ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हम लोग को ये मन नहीं करेगा कि ये कैपिटल कम ज़्यादा जब हर एक एंट्री में हो रहा है, तो अब कम ज़्यादा होने के बाद, अब सारे एडजस्टमेंट के बाद, कैपिटल कम ज़्यादा होने के बाद किस पार्टनर का कितना कैपिटल फॉर्म में लगा हुआ ये जानने का मन नहीं करेगा क्या? करेगा, बिल्कुल मन करेगा। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा अगला टॉपिक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस पार्टनर्स कैपिटल में भी आपको एक अच्छा खासा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ठीक है। और इस कैपिटल अकाउंट की भी दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। और दोनों साइड में हमें जो कॉलम खींचने होते हैं अमाउंट लिखने के लिए, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हमारी फर्म में कितने पार्टनर हैं। मान के चलते हैं इस एग्ज़ाम्पल जो मैं अभी लेने वाला हूँ इसमें 3 पार्टनर हैं, A, B और C। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। तो आप लोगों को दोनों साइड में 3-3 कॉलम अमाउंट लिखने के लिए खींचना पड़ेगा और एक कॉलम बाकी चीज़ें मतलब पर्टिकुलर्स लिखने के लिए। तो एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड, ठीक है। ABC 3 पार्टनर हम मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जैसे 3 पार्टनर है A, B और C। यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स A, B और C, ठीक है भाई। अब आगे समझते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कि हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो अभी तक हम कैपिटल का बहुत रूल देखे, बार बार वही देखे, मॉडर्न अप्रोच। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है और कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। मन में फिर से बोलो, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और कम होता है तो डेबिट करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल बोल रहा है, ये अप्रोच बोल रहा है। और क्यों बोल रहा है? क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट अच्छा लगता है,
क्रेडिट अच्छा लगता है। तो जब भी खुश होगा तो और क्रेडिट होगा तब ना खुश होगा। क्रेडिट कब होगा? जब खुश होगा, उसकी खुशी बढ़ेगी। जब खुशी कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे हम। ठीक है, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और कम होता है तो डेबिट होता है। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मैं हालांकि एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, उसकी अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा। अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं, रिवाइज करने के लिए कंसेप्ट देख रहे हैं। एग्जाम के पहले बस हम ये वाली वीडियो देख रहे हैं, हमारा सारा चेंज इन पीएसआर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से कितना पैसा ए बी सी का लगा हुआ है, तो ये आपको पता चलेगा पुरानी बैलेंस शीट। रेशियो चेंज होने की तारीख के पहले जो बैलेंस शीट दी हुई थी उसमें कितना कैपिटल था, वो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा। ये आपको पता चलेगा ओल्ड बैलेंस शीट से कि किसका कितना कैपिटल लगा हुआ था। उसके बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमने पहले एडजस्टमेंट किया जो कैपिटल को बढ़ाती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमने अभी देखी जो कैपिटल को बढ़ा रही थी, वो आपको यहाँ इस कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, आप लोग देखो, हमने अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, इसमें गेन हुआ था, तीनों पार्टनर ने इस गेन को बांटा। तो गेन को जब पार्टनर्स में आपने बांटा तो उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप खुद सोचो। तो इसको हम कहाँ दिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। बाय गेन ऑन रीवैल्यूएशन। वीडियो बना रहा हूँ, मन में डाउट आ रहा होगा, अगर सर लॉस आया तो क्या होगा? तो भाई लॉस आएगा तो डेबिट साइड में आएगा, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। फ़ायदा होगा, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड, नुकसान होगा, कैपिटल कम होगा डेबिट साइड। ये भी सवाल आ रहा होगा, भूल गया होगे सर कौन से रेशियो में बांटना है? पुराने रेशियो में बांटना है भाई, पुराने रेशियो में। पीछे फिर से जाओ, वीडियो देखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर गेन ऑन रीवैल्यूएशन बांट दिया। और हमने क्या क्या टॉपिक देखा? रीवैल्यूएशन बनाया, ये सब रिजर्व्स भाई। ये रिजर्व अगर जो हम पार्टनर को बांटेंगे, इनसे कैपिटल बढ़ेगा, तो इनको कहाँ दिखाओगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाओगे। बाय जनरल रिजर्व, बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत सारे भाई जो पहले पढ़ चुके होंगे ना, उनको लग रहा होगा कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन के डिफरेंट केसेस नहीं बता रहा हूँ। भाई तुम खुद सोचो, 1 घंटे में कवर करा रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको अलग से बताऊँगा। ठीक है, वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब भी आप कोई रिजर्व पार्टनर्स को बांटते हो, उससे उनका कैपिटल बढ़ता है, इसीलिए क्रेडिट साइड। और ऐसे ही कोई लॉस वाली चीज़ें जो हैं, ये गुडविल, पुरानी गुडविल, परचेज गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L का डेबिट बैलेंस, इनको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस वाला बैलेंस, तो ये आते हैं डेबिट साइड में। और क्या आएगा इस अकाउंट में? और क्या आएगा इस अकाउंट में? और क्या आएगा इस अकाउंट में? तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये देखो, यहाँ पर 2 पार्टनर को आप डेबिट कर रहे हो, ए और बी को डेबिट कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? गेन किया था। इन ए और बी का, मैं अकाउंटेंट हूँ इस फर्म का, मैं ए का कैपिटल और बी का कैपिटल कम करूँगा, 1 लाख और 2 लाख से कम करूँगा। मैं ए और बी का कैपिटल कम करूँगा, 1 लाख और 2 लाख से कम करूँगा। ए का और बी का कैपिटल कम करूँगा, कितने से कम करूँगा? 1 लाख और 2 लाख से, 1 लाख और 2 लाख से कम करूँगा। क्यों कम करूँगा? क्योंकि ये पैसा मैं दे दूँगा सी को, 2 सीज कैपिटल। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना? जब मैं यहाँ पर ए और बी का कैपिटल कम कर रहा हूँ, सी को दे रहा हूँ, तो मतलब सी का कैपिटल बढ़ाना है। सी का कैपिटल क्या करना है? बढ़ाना है। सी को 3 लाख मिल रहा है, सी का कैपिटल बढ़ाना है, 3 लाख रुपए देना है। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट तरफ 3 लाख लिखेंगे। मैं अलग अलग लिखूंगा, ऐसे 1 लाख और 2 लाख, लिख तो 3 ही लाख रहा हूँ ना। अब यहाँ अलग अलग क्यों लिखा हूँ? क्योंकि जो ए है वो दे रहा है 1 लाख रुपए, और जो बी है वो दे रहा है 2 लाख रुपए। किसको दे रहा है? सी को। समझ में आ रहा है? आएगा, समझ में आएगा। अच्छे से देखना, पूरा रिवाइज करके फिर से देखना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज़ करते हैं। इस कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज़ करते हैं। फिर वही ज़्यादा वाला साइड कौन सा है? तो क्रेडिट साइड आएगा ज़्यादा, डेबिट साइड आएगा कम। इस क्रेडिट को डेबिट में से माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, आपको पता चलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन।
और यही बैलेंस जो आएगा ये जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, हमारा बुक में टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब नया बैलेंस शीट आप बनाओगे तो वो बैलेंस शीट में आप कैपिटल यही वाला दिखाओगे, और साथ ही साथ जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हुई है, जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हुई है, वो माइनस प्लस करने के बाद आपकी जो वैल्यू एसेट और लायबिलिटी की होगी वो आप न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ओरली बताऊंगा अभी तो समझ में नहीं आएगा, बिना क्वेश्चन के बताऊंगा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप ये मान के चलो अगला टॉपिक है बैलेंस शीट बनाना। आप यहाँ तक देखना, अच्छे से देखना। अगर आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आपको आगे पढ़ने का मन है, तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आगे के कंसेप्ट रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट एक साथ कैसे बनाते हैं। और तो और इस चैप्टर में एक और टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि सारी चीज़ें अभी बढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा, लेकिन हो सकता है कि कवर अप ना हो जाए, बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएंगी। हमारा टारगेट था 1 घंटे में मैक्सिमम चीज़ें कवर करना। आप इतना देखो, जो भी डाउट आता है आप मुझे बताओ, कमेंट करो, आपको अलग से मैं वो वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।